नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 के बारे में, जो कहती है कि फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। यानी जबकि अधिकार या रूढ़ी प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य, अर्थात जब किसी अधिकार के बारे में यानी राइट्स के बारे में या रूढ़ी के बारे में कोई विवाद है तब कौन से फैक्ट रिलेवेंट होंगे, ये सेक्शन 13 में बताया गया है। तो सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि अधिकार क्या है। अधिकार किसी संपत्ति, प्रॉपर्टी के बारे में उसको डील करने का हम जो राइट रखते हैं, उसको यूज करने का अधिकार रखते हैं, उसको बेचने का अधिकार रखते हैं। केवल किसी का किसी प्रॉपर्टी पोजीशन है तो इससे ये नहीं माना जाता कि उसके पास अधिकार है। उसके पास उसका हक है, उसका टाइटल है, उसके पास उस प्रॉपर्टी को डील करने का, वो हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है। तो कहते हैं कि उसको अधिकार है। रूढ़ी क्या चीज होती है यह भी जानना इस सेक्शन के लिए जरूरी है। रूढ़ी यानी कि कोई कस्टम, कोई परंपरा जो काफी प्राचीन काल से चली आ रही हो और अपनी प्राचीनता के कारण उसने कानून का बल प्राप्त कर लिया हो, उसे हम कस्टम कहते हैं। कस्टम के लिए यह जरूरी है कि वो काफी प्राचीन होना चाहिए, काफी मतलब हमारी स्मृति से भी प्राचीन, बहुत लंबे समय से चली आ रही हो, तब वो रूढ़ी की अवस्था में आती है। निरंतरता होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, समरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कुछ कहीं अलग, समरूपता उसमें होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कई वर्षों से उसका प्रयोग ही नहीं किया गया हो, तो फिर वो रूढ़ी की श्रेणी में नहीं आएगी। उसमें निरंतरता होनी चाहिए, वो निरंतरता के साथ यूज में आती रही हो। शांतिपूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार की रूढ़ी नहीं होना चाहिए भाई कि उसका कोई यूज करे तो वहाँ दंगे हो जाते हैं, उधम हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो फिर उसको रूढ़ी की श्रेणी में नहीं कहा जा सकता। रीजनेबल होना चाहिए, उसके पीछे कुछ तर्क होना चाहिए, अतार्किक नहीं होना चाहिए, वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, रीजन होना चाहिए उसके पीछे कुछ ना। सर्टेनिटी, निश्चितता होनी चाहिए, अनिश्चित नहीं होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। इसके साथ ही वो अनैतिक या लोक नीति के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। भाई अब ठीक है रूढ़ी है, लेकिन रूढ़ी के नाम पर आप किसी की बलि नहीं चढ़ा सकते ना, इसलिए वो अनैतिक या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज उस रूढ़ी को कानून मान्यता नहीं देता। जैसे सती प्रथा हुआ करती थी किसी जमाने में, लेकिन वर्तमान में वो लोक नीति के विपरीत है, तो उसको हम मान्यता नहीं दे सकते। तो रूढ़ी, एक रूढ़ी को इंग्लिश में हम कस्टम कहते हैं। एक प्रथा भी आपने पढ़ी होगी जब लॉ किया होगा, प्रथा यानी यूजेज। तो यूजेज और प्रथा लगभग एक जैसी चीजें हैं, बस इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि जो रूढ़ी जो होती है वह काफी प्राचीन होती है। ये इसका मुख्य गुण है। केवल प्रथा का प्राचीन होना जरूरी नहीं है, लेकिन रूढ़ी का प्राचीन होना जरूरी है। हम इस सेक्शन को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। कई बच्चों ने मुझसे ये कहा कि भाई रूढ़ी और प्रथा के बारे में सर थोड़ा सा अच्छे से बताइएगा, इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ। तो रूढ़ी कई प्रकार की होती हैं। सामान्यतः 3 प्रकार की रूढ़ियाँ होती हैं। एक तो आपका पर्सनल कस्टम, पर्सनल रूढ़ी। पर्सनल रूढ़ी वो होती है जो किसी एक विशेष परिवार में यूज होती है, उसको हम व्यक्तिगत रूढ़ी कहते हैं, विशेष वर्ग परिवार तक ही सीमित होती है। सामान्य रूढ़ी यानी जो जनरल रूढ़ी है वो किसी एक वर्ग के लोगों के लिए, जैसे किसी राजपूत समाज एक बड़ा वर्ग हो गया, या कोई वैश्य समाज एक बड़ा वर्ग हो गया, या काफ़ी बड़े वर्ग में जो हो, तो उसको हम सामान्य रूढ़ी कहते हैं। सार्वजनिक रूढ़ी जो सार्वजनिक हो, पब्लिकली जो सार्वजनिक हित में जिसका यूज किया जाता रहा हो, वो सार्वजनिक रूढ़ी कहलाती है। जो जनरल रूढ़ी होती है वो भी कई प्रकार की होती है। जो एक तो जनरल रूढ़ी के लिए आवश्यकता क्या है, बड़े वर्ग में हो, तो उसमें क्या होता है, एक तो लोकल कस्टम या
किसी क्लास कस्टम जो किसी जाति या वर्ग में आते हों, है ना, तो उसको हम क्लास कस्टम कहते हैं। स्थानीय रूढ़ी जो किसी विशेष एरिया में यूज होती हो, जैसे चंबल के एरिया में गाली गलौज बकना एक आम बात मानी जाती है, तो वो लोकल रूढ़ी होती है। कस्टम रूढ़ी भी होती हैं, कई प्रकार के व्यापारों में कुछ रूढ़ियाँ चली जाती हैं, है ना, तो उसको हम कस्टम रूढ़ी कहते हैं। व्यापार में कुछ परंपराएं होती हैं जिसका व्यापारी लंबे समय से पालन करते चले आ रहे हैं। तो ये सब रूढ़ी के प्रकार हैं। अब सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 कहता है कि जब अधिकार या रूढ़ी के बारे में विवाद है तो कौन से फैक्ट हैं वो रिलेवेंट माने जाएंगे। यानी जब प्रश्न यह है कि कोई अधिकार या कोई रूढ़ी का एग्जिस्टेंस था या नहीं था, तो कौन से जो प्रश्न हैं, कौन से जो फैक्ट हैं वो रिलेवेंट माने जाएंगे। तो जो पैरा ए बताता है ट्रांजैक्शंस के बारे में, कोई ऐसा संव्यवहार हुआ हो, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ हो जिसमें जो राइट है जिसके बारे में प्रश्न उठाया जा रहा है, या जो कस्टम है जिसके बारे में विवाद पैदा हुआ है, वो क्रिएट किया गया था, यानी वो राइट क्रिएट किया गया था या वो कस्टम क्रिएट किया गया था। जैसे मान लीजिए राजपूत समाज में बहुत पहले एक परंपरा क्रिएट की गई कि भाई जो बड़ा बेटा है वही गद्दी पर बैठेगा। तो वो एक अंग्रेजों के ज़माने में से पहले से एक कानून चला आ रहा था। तो जब राज परंपराएं थीं तो वो एक रूढ़ी थी कि बड़ा बेटा गद्दी पर बैठता था। तो इसी प्रकार की कई परंपराएं कुछ परिवारों में हो सकती हैं। तो वो बताएंगे कि भाई ये हमारे दादा परदादा या प्राचीन हमारे पुरखे थे, उस समय इस रूढ़ी को क्रिएट किया गया था, इसका ये विलेख, ये डीड हमारे पास है, इसके बारे में हमने एक डीड भी बनाई थी, एक प्रकार का पंचनामा हम लोगों ने बनाया था, कुछ कागज़ तैयार किए गए थे भैया कि ये परंपराएं ये हमारे इसमें समाज में प्रचलित रहेंगी। तो वो जब वो सृष्ट की गई, क्रिएट की गई, तो वो क्रिएशन वाला जो जो ट्रांजैक्शन था वो हम बता सकते हैं, तो वहाँ पर रिलेवेंट माना जाएगा। या अगला पैरा इसका कहता है दावाकृत। दावाकृत यानी कि क्लेम्ड, उस राइट या कस्टम के बारे में कोई क्लेम किया गया, दावा किया गया, कोई कोर्ट में मामला चला, तो उस मामले को हम पेश कर सकते हैं कि भाई देखिए यहाँ पर इस अधिकार या रूढ़ी के बारे में दावा किया गया था, क्लेम किया गया था, केस चला था, या पंचायत बैठी थी, वहाँ पर इसको दावा किया गया था लोगों के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा कि हमारे यहाँ ये अधिकार या रूढ़ी है। उपांतरण, मोडिफाइड, हम ऐसा ट्रांजैक्शन बता सकते हैं जिसमें उस अधिकार या रूढ़ी को मोडिफाइड किया गया। मोडिफाइड का मतलब उसमें उपांतरण, कुछ घटाया गया या बढ़ाया गया, उसको मान्यकृत किया गया। मान्यकृत यानी कि भैया रिकॉग्नाइज कर दिया उसको, हमारा जो राइट था या जो हमारी रूढ़ी थी उसके बारे में हम कोई मामला लेकर आए थे और कोर्ट ने उसको मान्यता दे दी, या सामाजिक पंचायत बैठी, पंचायत ने उसको मान्यता दे दी उस अधिकार या रूढ़ी को, है ना, या हमारे खानदान के लोग बैठे और उन्होंने उस राइट को मान्यता दे दी कि भाई ये राइट हमारा फला व्यक्ति का रहा करेगा, तो वो पेश कर सकते हैं उसको, है ना। या उस कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें उस अधिकार या रूढ़ी को प्रख्यात यानी दृढ़तापूर्वक कथन करना, स्टेटमेंट, कोई हमारे पुरखों का, पूर्वजों का कोई स्टेटमेंट हो, उसको हम पेश कर सकते हैं। या हमारे पुरखों ने या पूर्वजों ने या समाज के लोगों ने उसको प्रत्याख्यात, डिनाइल, उसको डिनाइल किया हो उस ट्रांजैक्शन में, उस अधिकार या रूढ़ी को, तो वो रिलेवेंट माना जाएगा। या कोई ऐसी चीज़ जो उसके एग्जिस्टेंस से बिल्कुल ही इनकंसिस्टेंट थी, असंगत थी, विपरीत थी, यानी भैया ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ था जिसमें बिल्कुल उस अधिकार या रूढ़ी से बिल्कुल विपरीत बातें हुई थी, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस का हवाला देकर हम कोर्ट में उसको साबित कर सकते हैं कि ये अधिकार या रूढ़ी थी या नहीं थी। अब देखिए, आपको ट्रांजैक्शन का अर्थ अगर नहीं मालूम होगा तो फिर आप इस सेक्शन को नहीं समझ पाएंगे। ट्रांजैक्शन का अर्थ भी आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांजैक्शन यानी संव्यवहार का क्या मतलब होता है? ट्रांजैक्शन का अर्थ होता है
जब दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में कोई कार्य होता है, कोई व्यवहार होता है, कोई लेन देन होता है, कोई व्यापार होता है, तो उसको हम संव्यवहार कहते हैं। संव्यवहार का मतलब दो या व्यक्तियों के बीच में कोई ऐसा कार्य हुआ है जो एक दूसरे के अधिकारों को प्रभावित करता है, जिसके आधार पर वह एक दूसरे के ऊपर दावा करने का अधिकार रखते हों, उसको हम संव्यवहार कहते हैं। तो ऐसे संव्यवहारों को हम पेश कर सकते हैं। अब सेक्शन 48 आप देखेंगे अगर एविडेंस एक्ट में, तो सेक्शन 48 क्या कहता है कि प्रथाओं रूढ़ियों के बारे में किनके राय सुसंगत है? उन लोगों की राय सुसंगत है जो अगर उस रूढ़ी का एग्जिस्टेंस होता तो वो जानते कि भाई ये रूढ़ी है, यानी कुछ पुराने लोग, गांव के पुराने लोग, उनके कथन के द्वारा भी, उनका स्टेटमेंट के द्वारा भी हम उसको रूढ़ी को साबित कर सकते हैं। वो सेक्शन 48 में उसकी राय को रिलेवेंट माना गया है। तो ये पैरा ए जो हुआ आपका, वो ट्रांजैक्शन के बारे में बात करता है। इसके बाद जो आपका सेक्शन 13 का पैरा बी है, वह एग्जाम्पल्स की बात करता है। वे विशिष्ट उदाहरण जिसमें वह अधिकार या रूढ़ी, यानी ऐसे कोई एग्जाम्पल्स वो पेश कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स ला के दे सकते हैं कि देखिए भैया ये एग्जाम्पल्स है, इसमें इस अधिकार या रूढ़ी को बारे में क्लेम किया गया था, दावा किया गया था कोर्ट में, देखिए ये प्लेंटिफ ने पेश किया था, इसमें इस अधिकार या रूढ़ी को इन्हें माना है। या ये एग्जाम्पल्स देखिए, इसमें सामाजिक पंचायत बैठी थी, इस अधिकार या रूढ़ी को इस पंचायत में मान्यता दी गई थी, या कोर्ट ने हमारे अधिकार या रूढ़ी को रिकॉग्नाइज किया था। ऐसा एग्जाम्पल हम पेश कर सकते हैं उनके सामने। या ऐसा एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं जिसमें वो अधिकार या रूढ़ी यूज की गई। भाई हर साल ग्वालियर में मेला लगता है, बहुत पुरानी रूढ़ी चली आ रही है, सब मेला लगता है, तो हम बता सकते हैं भैया हर साल यहाँ मेला लगता है, ये देखिए शासन ने हमको यहाँ पर दुकान दी थी, यहाँ मेला लगता है, मेले में हमने दुकान लगाई थी, इस जगह हमको राइट है दुकान लगाने का, हम बरसों से लगाते चले आ रहे हैं। मछली पकड़ने का अधिकार, कुछ विशेष क्षेत्र में लोग मछली पकड़ते हैं, उनका मछली तेंदुपत्ता इकट्ठा करने का अधिकार है ना। तो तेंदुपत्ता इकट्ठा हुआ, भैया कलेक्टर साहब आए, उन्होंने देखा यहाँ पर क्या राइट्स है आप लोगों के, अच्छा आप लोग चरनोई का राइट है, चरनोई का राइट्स डिक्लेयर कर दिया, ठीक है भैया इस क्षेत्र के लोग यहाँ चरा सकते हैं। मार्ग का अधिकार, रोड पर चलने का अधिकार। तो कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं, उदाहरण जो हैं, कुछ घटनाएं कुछ हुई हैं, उनको हम फॉर एज ए एग्जाम्पल हम पेश करके उसको साबित कर सकते हैं, और वह एग्जाम्पल्स रिलेवेंट माने जाते हैं। वह ऐसे एग्जाम्पल्स जिनमें उस अधिकार या रूढ़ी को यूज किया गया, या उसके बारे में कोई क्लेम किया गया, या उसको हमें मान्यता मिली, या कोई ऐसा मामला जिसमें विवाद रहा, दो पक्षों के बीच में विवादग्रस्त था, उस मामले को पेश करके हम कह सकते हैं कि देखिए भैया इन्होंने इससे इनकार किया था, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि नहीं, कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया था कि आपका राइट है, तो उस निर्णय को हम पेश कर सकते हैं। या कोई ऐसा मामला जो विवाद था जिसमें उन्होंने उसको प्रख्यात किया, प्रख्यात यानी एसर्शन, एसर्शन यानी दृढ़तापूर्वक कथन करना, इन्होंने स्टेटमेंट दिए साहब कोर्ट के सामने कि ये अधिकार या रूढ़ी थी, आज ये कह रहे हैं कि नहीं है, पहले इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, आप देख लीजिए, तो उन स्टेटमेंट्स को हम पेश कर सकते हैं। या ऐसा कोई एग्जाम्पल्स पेश कर सकते हैं जिसमें ये बताया गया है कि भाई इस रूढ़ी या अधिकार का कभी भी गाँव में अनुसरण नहीं हुआ, एक बार उन्होंने कोशिश की थी ऐसा करने की, तो सारे गांव के लोगों ने मना कर दिया, पुलिस आई थी, कलेक्टर साहब आए थे, पंचायत हुई, और वहाँ कहा गया कि नहीं, इस रूढ़ी का अनुसरण नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अनैतिक है। चलिए आपको कुछ, ये तो आपका सेक्शन 13 लगभग कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अधिकार, अब सेक्शन 13 में कौन से अधिकार आएंगे, तो ये भली भांति सिद्ध हो चुका है न्यायालयीय निर्णयों के द्वारा कि सभी प्रकार के अधिकार इसमें आते हैं, चाहे वो राइट एंड रेम हो, लोकलक्षी अधिकार हो, या राइट एंड पर्सोनेम यानी व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार भी इसमें आते हैं, लोकलक्षी अधिकार भी इसमें, पब्लिक राइट, लोक अधिकार भी इसमें आते हैं। टेंजिबल राइट यानी मूर्त अधिकार, इंटेंजिबल राइट यानी अमूर्त अधिकार भी सेक्शन 13 में आते हैं। मूर्त अधिकार जो हमको दिखाई देते हैं, फिजिकली दिखाई देते हैं, जमीन
ज़मीन का मालिक हूँ मैं, ज़मीन दिख रही है आपको, लेकिन कॉपीराइट दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अमूर्त अधिकार है, वह भी इसमें आता है। दूसरी एक चीज़ और समझ लेना चाहिए कि जो ट्रांजैक्शन जो वर्ड है ये बहुत विस्तृत वर्ड है, व्यापक वर्ड है। संविदा, संविदा भी एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो दो पक्षों के बीच में होता है, उसको हम संविदा कहते हैं। दो पक्षों के बीच में कोई करार हुआ है और वो सेक्शन 10 का कंप्लायंस करता है, कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 10 का। सेक्शन 10 बताता है कौन से करार संविदा है, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, संविदा कहलाता है। तो संविदा भी एक संव्यवहार है, लेकिन संव्यवहार एक व्यापक वर्ड है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संविदा एक संव्यवहार है, परंतु प्रत्येक संव्यवहार संविदा नहीं है। कैसे? वही दो बच्चों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, दो बालिग लोग हैं, उन्होंने ज़मीन को बेचने का एग्रीमेंट किया, ठीक है, संविदा है। लेकिन अगर यह एग्रीमेंट अगर कोई बालिग व्यक्ति नाबालिग के साथ करता है तो मोहरी वीवी नाम धर्मोदास घोष क्या कहता है, क्या व्यक्ति के साथ की गई संविदा शून्य है? तो ये शून्य है वो, तो वो संव्यवहार संविदा नहीं माना जाएगा, शून्य माना जाएगा वो। तो ऐसे करार जो लोक नीति के विरुद्ध हों, अवैध उद्देश्यों के लिए हों, विधि के विपरीत हों, तो वो करार तो हैं, संव्यवहार तो हैं दो लोगों के बीच में, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। तो ये सेक्शन 13 कंप्लीट हुआ। सीधे साधे अर्थों में हम इसको दो लाइनों में ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी राइट्स या कस्टम के बारे में प्रश्न पैदा हो जाए, विवाद पैदा हो जाए, तो हम कोई ट्रांजैक्शंस या कोई एग्जाम्पल्स जो पूर्व में घटित हुआ हो उनको पेश कर कर अपने अधिकार या रूढ़ि को साबित कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आया है तो कमेंट्स करके मेरा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।